हेलो नॉर्थ एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हाँ, तीन एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए, 3 तारीख का पेपर है। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। प्रिपरेशन भी बिल्कुल पीक लेवल पे होगी। लास्ट 5-7 डेज बचे हैं, उनमें तैयारी, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा रखना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर, जिससे तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। आज अपन देखेंगे नोट सेट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन है, जो हमेशा हर बार ये सॉरी 100% चांस है कि ऐसे वाले क्वेश्चन हर बार आएंगे। प्रायोरिटी बेस को कैसे डील करना होता है, कैसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, तो देखेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। ए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A primary gravida mother pregnancy conceived 8 weeks before. This is before. Come in woman health clinic. USG showing IUGR doctors advise suction and evacuation. S and C means suction evacuation. The on duty nursing officer prepare which article first. देखो बच्चों, आप सब लोग एम्स में आने वाले हो। नोट सेट देने के बाद एम्स में सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सब लोग एम्स, जहाँ पे भी जो भी एम्स है, सेंट्रल एम्स, पेरिफेरी एम्स, सब में काम करने वाले हैं। तो अपने को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कितने वीक की प्रेगनेंसी पे पोस्टिंग, लाइक ओटी, आईसीयू, वार्ड सब में होती है। उसी बेस पे नॉर्थ जो दिल्ली एम्स है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो हमेशा उसी बेस पे पेपर बनाता है कि आप आते ही ऐसे नहीं है कि 3 महीने 6 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाए। आप दिल्ली एम्स एक्सपेक्ट करता है या और एम्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डे वन से ही वार्ड, आईसीयू या ओटी, जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो, वहां आप अपना 100% प्रेजेंस और काम करो। फुल्ली एक्टिव आपको सब काम आना चाहिए। तो एटलीस्ट नर्सिंग ऑफिसर जो एम्स में आएगा, उसको तो ये पता होना चाहिए कि 8 वीक पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सक्शन इवैक्यूएशन क्या है, इसमें कौन सा क्या यूज लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, कौन सा प्रोसीजर होना चाहिए। तो ये अपने को सब कुछ पता होना चाहिए। इसी पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन बोल रहा है प्राइमरी ग्रेविडा मदर शो प्रेगनेंसी कंसीव 8 वीक बिफोर, 8 वीक पहले उसकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। कम इन, ये आती है गायनी ओपीडी में। यूएसजी, यूएसजी जो शो कर रहा है आईयूजीआर, इंट्रा यूट्राइन। आईयूजीआर क्या है बच्चों? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। हमेशा इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसको भी याद रख के चलिएगा आप। डॉक्टर एडवाइस एस एंड सी, एस एंड सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन। ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपेयर विच आर्टिकल फर्स्ट। क्या होगा, कौन सा आर्टिकल फर्स्ट में प्रिपेयर करेंगे? मैं आपको आर्टिकल शो कर देती हूँ। ये आर्टिकल शो करेंगे, ये शो करेंगे, ये करेंगे या ये करेंगे? क्या शो करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर दो अपना। कौन सा आर्टिकल शो करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये कोई नया नहीं है। हर बार, हर ईयर में एग्जाम होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो इसी बेस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो ही एक एक छोटी छोटी चीजें सिलेक्शन को आगे बढ़ाती है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में क्या क्या ऐसा है जो अपन यूज कर सकते हैं, और किस किस में क्या क्या यूज कर सकते हैं, और इनके सबके नाम क्या है। सबसे पहले देखते हैं अपन, ये क्या है। ये आप गैस करो बच्चे, ये क्या है? ये है, मैं बता देती हूँ, एंडो सर्वाइकल ब्रूम। ये एंडो सर्वाइकल ब्रूम है। अब अपन सोचेंगे ये काम किस में आता है। जब भी एंडो सर्वाइकल, एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रियम सर्वाइकल, सर्विक्स के थ्रू एंडोमेट्रियम तक कोई सैंपलिंग लेनी होती है, तो सर्वाइकल ब्रूम यूज करके सैंपलिंग ली जाती है। ये आर्टिकल यूज लिया जाता है। ये आर्टिकल क्या है? यूज लिया जाता है इन क्रेनियोटोमी सर्जरी। क्रेनियोटोमी, इसमें क्या करते हैं, जहां सर्जरी की जाती है वहां ये आर्टिकल, ये वाला टिप अंदर इंसर्ट किया जाता है। देन इसके थ्रू बाहर एक ड्रेनेज बैग लगा दिया जाता है, उसमें पूरा जो भी है अंदर वीनस ड्रेनेज है, वो सब ड्रेन होके ब्लड इसमें कलेक्शन हो जाता है।
तो ये भी नहीं है, ये क्रेनोटोमी में यूज आता है, ये एंडोसर्वाइकल में यूज आता है। देन दिस इज, ये तो सब आप जानते ही हो। दिस इज एलपी नीडल। एलपी नीडल बहुत साइज की होती है, 16, 18, 20, 14 एलपी नीडल है। एलपी नीडल किस में यूज आती है? एलपी नीडल यूज आती है जब अपन मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए लंबर पंचर करते हैं, उसमें यूज आती है। ये आप सबको पता ही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज कार्मन्स कैनुला। ये कार्बन्स कैनुला है। यूज आता है, किसमें यूज आता है बताओ? यूज आता है सक्शन एंड इवैक्यूएशन। कैसे यूज आता है? एक सिरिंज होती है, मैं बताती हूँ आपको। एक सिरिंज होती है MVS सिरिंज, इस टाइप की एक सिरिंज होती है जो नॉर्मल सिरिंज होती है। ये सिरिंज होती है MVS सिरिंज, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज होती है ये। इसमें क्या करते हैं, कार्मांस जो कैनुला है, ये कैनुला जो कार्मांस कैनुला है, ये आगे लगाते हैं, इधर से वैक्यूम दिया जाता है, मीन सक्शन में कनेक्ट करते हैं, देन प्रेशर सेट किया जाता है। कार्मांस कैनुला में बच्चे आपके माइंड में होना चाहिए, ये भी अलग अलग साइज के कैनुला होता है। तो MV सिरिंज के आगे कार्मांस कैनुला लगाया जाता है, इसमें प्रेशर दिया जाता है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है, जहाँ से सक आउट करना है, वहां से प्रेशर देके इस टिप को, कार्मांस कैनुला, दिस इज कार्मांस कैनुला, इसको वहां फिक्स करके देन प्रेशर देके एस्पिरेट किया जा सकता है। ये कब कब यूज आता है? ये ओनली सक्शन इवैक्यूएशन में यूज आता है। सक्शन इवैक्यूएशन में यूज आता है। सक्शन मीन्स इसमें सक आउट करते हैं ना, प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट है अंदर यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है, उसको सक आउट करना सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन या फिर सक्शन क्यूरेट भी यूज ले सकते हैं, क्यूरेट भी यूज ले सकते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आता है कार्बन्स कैनुला हो गया। ये कार्बन्स कैनुला सक्शन इवैक्यूएशन कब तक यूज लिया जा सकता है ये भी पता होना चाहिए, टिल 12 वीक तक। 12 वीक तक सक्शन इवैक्यूएशन कर सकते हैं। इससे अगर बियॉन्ड अगर कोई है, बियॉन्ड अगर अबॉर्ट करना है, तो उसके लिए DNE या DNC यूज होगा, उसका मेथड अलग होगा, उसका प्रोसीजर अलग होगा। तो राइट आंसर इज कार्बन्स कैनुला। ये इमेज बेस में बिना नाम के पूछा जा सकता है, या फिर ऑप्शन इन सब की जगह आपको नाम भी दिया जा सकता है, जिससे आपको पता हो। ये सिरिंज है, एक टाइप की सिरिंज होती है, MV मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज होती है। ओके, ये क्वेश्चन आना चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्लेड इज नंबर 15 टू यूज इन सर्जिकल प्रोसीजर। ऐसी कौन सी ब्लेड है जो 15 नंबर की है? ये क्वेश्चन तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, एवरी एग्जाम ऐसे वाले 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं जो ओनली ब्लेड की साइज ही पूछते हैं, जो ओनली नोट सेट का पेपर तो आपको ऑलरेडी पता है, जो जिसमें पता है कि ब्लेड का साइज ही पूछते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन, बस 200 में से 2 नंबर तो ऐसे ही आ गए ब्लेड का। आपको पता है 2 नंबर की तो ब्लेड आती ही आती है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी ब्लेड ऐसी होनी चाहिए, तो अपन देख लेते हैं कौन सी ऐसी 15 नंबर की ब्लेड है, वो कौन सी है। मैं आपको ऑप्शन शो कर देती हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दो। आपको सब पता होना चाहिए ये ब्लेड कितने नंबर की है बच्चे, ये कितने नंबर की है, ये कितने नंबर की है, और ये कितने नंबर की है, सब ऑप्शन पता होना चाहिए। देखते हैं अपन। दिस ब्लेड, ये ब्लेड है 23 नंबर। 23 सेम सी होती है, लेकिन 25 की थोड़ी सी डिफरेंस होती है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, दिस ब्लेड इज 11 नंबर। 11 नंबर जो लास्ट ईयर भी एग्जाम में आई थी, लास्ट ईयर भी आई थी, उससे भी लास्ट ईयर आई थी, 21 और 22 दोनों एग्जाम में आई थी, तो चांसेस हैं कि ये आ सकती है। ये ब्लेड है नंबर 23, 23 नंबर ब्लेड है। एंड दिस, ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है, ये ब्लेड है 15 नंबर। ऐसी ब्लेड 15 नंबर की ऐसी ब्लेड होती है, एक ही ब्लेड है ऐसी, एक साइज की ऐसी ब्लेड है। इसको याद रख सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ से ब्रॉड होगी, देन आगे से बिल्कुल नुकीली सी होती है, ऐसी एक ही ब्लेड है, ये 15 नंबर की ब्लेड है। ओके, इसको आप याद रख लीजिए, ये 15 नंबर की एक ही ब्लेड है ऐसी। देन ये जो आगे से आगे से इस टाइप का शेप बना रही है, वो है 12 नंबर की, वो है 12 नंबर की ब्लेड। तो हमेशा अपने को याद रखना है कि ब्लेड कौन कौन सी होती है।
ब्लड बहुत टाइप की ब्लड है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन में मैंने क्वेश्चन में इसलिए पूछा है कि ऐसी ये चारों ब्लड ऐसी है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। इनमें से एक ना एक ब्लड तो पूछी जाती है। 11 नंबर की पूछ ली, 15 की पूछ ली, 12 नंबर की आ सकती है, और 23 की। और यही ब्लड है जो सर्जिकल प्रोसीजर में सबसे ज्यादा काम आती है। फाइन टिश्यू या फिर डीप टिश्यू सबको कट करने के लिए ऐसी ब्लड ही काम आती है। इसलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इमेज बेस पे ये क्या है क्वेश्चन, किस लिए यूज आता है। दिस टूल यूज फॉर, ये सॉरी, दिस टूल यूज फॉर, ये एक मशीन है, ये आपको भी दिख रही होगी, एक मशीन है। किस चीज में यूज आती है ये, मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको। ऐसे ही नोट सेट में सेम ऑप्शन आएंगे। ये इमेज है जो दिल्ली एम्स की इमेज है, दिल्ली एम्स की इमेज है। ये कोई टेक्स्ट बुक में या कोई और दूसरी बुक में नहीं है, ये डायरेक्ट दिल्ली एम्स से है, जो नोट सेट 2023 में कंफर्म है। 100% चांस है ये आएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। क्योंकि हमेशा दिल्ली एम्स से जो नई इंस्ट्रूमेंट आप बोलते हो ना, नई मशीन आई थी, इसका यूज पूछा, ये तो हमने फर्स्ट टाइम देखी थी, वो दिल्ली एम्स में यूज होती है। और पेपर कौन बनाता है बच्चे, दिल्ली एम्स ही बनाता है, दिल्ली एम्स ही बनाता है। तो अच्छा है आप दिल्ली एम्स से मोर कनेक्टेड रहो, दिल्ली एम्स से कनेक्टेड रहो, तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। ये बताओ, ये एक मशीन है, क्या यूज आती है। फर्स्ट ऑप्शन है यूज फॉर एयर फ्रेशनर्स इन क्राउडेड प्लेस। मीन्स ये मशीन में डाल के इधर से एयर फ्रेशनर डाल डाल देंगे, देन क्राउडेड प्लेस पे एयर फ्रेशनर कर सकते हैं, एयर को फ्रेश कर सकते हैं। ये क्या, ये उसमें यूज आती है। टू डिसइंफेक्टेंट द एनवायरमेंट इन पेंडेमिक सिचुएशन। मीन्स ये काम आती है ये मशीन की पेंडेमिक सिचुएशन लाइक स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ये भी तो पेंडेमिक हो सकता है, हाँ, कोविड, कोविड पेंडेमिक हो सकता है, उसमें यूज आती है। सैनिटाइजर इसमें डाल के और बिल्कुल इन्वायरमेंट को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। क्या ये मशीन वो है। या फिर मॉडिफाइड एंड लेस टाइम टेकिंग फ्यूमिगेशन द सराउंडिंग ऑपरेशन थिएटर। मॉडिफाइड, पहले फ्यूमिगेशन मशीन दूसरी आती थी, इस टाइप की आती थी, आप सब लोगों ने देखी होगी। इस टाइप की आती थी एक फ्यूमिगेशन मशीन, जो ओटी या आइसोलेट, सबको आइसोलेट कर, वार्ड ओटी आईसीयू को आइसोलेट करने के काम आती थी। उसमें ग्लूटाल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड जो भी अपन यूज लेते थे वो डालते थे। क्या ये वो मशीन है फ्यूमिगेशन के लिए, ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट करने के लिए। देन फोर्थ ऑप्शन है लिवोसाल्बुटामोल एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड नेबुलाइजर। क्या ये वो मशीन है जो लिवोसाल्बुटामोल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड नेबुलाइजर, नेबुलाइजर की काम में यूज आती है। आप आंसर दीजिए बच्चे, इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। आंसर मैं बता देती हूँ आपको। ना ये तो एयर फ्रेशनर करती है, ना ये इन्वायरमेंट को डिसइंफेक्ट करती है, ना कोई ये मॉडिफाइड फ्यूमिगेशन मशीन है। दिस इज दिस इज नेबुलाइजर, दिस इज नेबुलाइजर। ये एटॉम जो कंपनी है उसका नेबुलाइजर है, उसका नेबुलाइजर है। और ये यूज आता है, यूज कैसे करते हैं बच्चे इसको, यूज इसका वीडियो भी आ सकता है। यूज कैसे करते हैं, इधर एक होल है, यहाँ एक होल है, इधर से जैसे वेंटी ट्यूबिंग अपनी कनेक्ट होती है, वेंटी ट्यूबिंग कनेक्ट होती है, ऐसी ट्यूबिंग यहाँ पे एक अटैच करता है। एवरी पेशेंट के लिए सेपरेट होनी चाहिए ट्यूबिंग। यहाँ से जो रेस्पिल्स होते हैं, जो रेस्पिल्स होते हैं ड्यूलिन ब्यूडीकोट, वो इंसर्ट करते हैं, इसमें डालते हैं। इसमें ऑलरेडी पानी भरा होता है, ऑलरेडी पानी डिस्टिल वाटर डालते हैं। देन ये मशीन, ये वाला इसका पोर्ट होता है, इसको बच्चे के नाक के पास ले जाते हैं, इस टाइप से नाक के पास ले जाते हैं। देन नाक और माउथ ओपन रखने के लिए बोलते हैं। इस मशीन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये फ्यूम्स डायरेक्टली जो एयर पे है उसके कांटेक्ट में आएंगे। और ये मशीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए दिल्ली एम्स में यूज आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, याद रखिएगा बच्चे। नेबुलाइजर मशीन है ये, एक टाइप की नेबुलाइजर मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग ए थर्ड ईयर स्टूडेंट हैज कम टू you and ask, I have never seen this before. What is use of this instrument? What will be your answer? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, आप तो एम्स एम्स में नर्सिंग ऑफिसर है,
नर्सिंग ऑफिसर है। थर्ड ईयर का एक स्टूडेंट है, थर्ड ईयर की स्टूडेंट की क्लिनिकल पोस्टिंग हुई है, क्लिनिकल पोस्टिंग हुई है। उसने ये इंस्ट्रूमेंट देखा फर्स्ट टाइम, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, और आपसे आके पूछता है सर मैम ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये मैंने कभी नहीं देखा, क्या काम में आता है। नाम तो अपने को पता चल गया, स्टूडेंट को बोलेंगे इसका नाम है ओल्ड हैंड्स इंस्ट्रूमेंट। देन यूजेस क्या है, आगे ये भी तो बताना है कि इसका यूज क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में टू कट द बोन, बोन को कट करने में क्या यूज आता है। टू मैनिपुलेट द नेजल बोन, नेजल बोन को मैनिपुलेट, इधर उधर मैनिपुलेट करना है तो यूज लेंगे इसको, ओल्ड हैम्स इंस्ट्रूमेंट को। टू परफोरेट द स्कल बोन, टू परफोरेट स्कल बोन को परफोरेशन, परफोरेट करना है इसलिए यूज लेंगे। यूज इन डी एंड सी, डायलेशन एंड क्यूरेटेज में यूज लेंगे। किस में यूज लेंगे आप बताइए, आंसर बताइए। आपसे एक थर्ड ईयर की स्टूडेंट, एक थर्ड ईयर की स्टूडेंट आपसे पूछने आई है, आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे उधर काम कर रहे हो एम्स में, तो आपको इतना पता होना चाहिए बच्चे कि ये चीज क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है और किस में काम आता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम देखा ओल्ड हेम्स, अब इसका आंसर क्या होगा, टू कट द बोन, ये कट बोन को कट करने में काम नहीं आता। टू मैनिपुलेट द नेजल बोन, नेजल बोन को मैनिपुलेट करने में काम नहीं आता। टू परफोरेट द स्कल बोन, ये आंसर सही है इसका, स्कल बोन को परफोरेट करने में काम आता है। यूज एंड डीएनसी, ये भी इसमें काम नहीं आता, ये भी गलत है, तो आंसर इज सी। कैसे परफोरेट करेंगे बच्चे, जैसे यू ऑब्स्ट्रक्टर, ऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में यूज करेंगे। ये दिस इज फीटल हेड, ये फीटल की बॉडी है, ओके। ये फीटल हेड है, इसका साइज लार्ज है, लार्ज साइज है। बॉडी बाहर नहीं आ पा रही, जो होल बॉडी है वो भी रेस्ट्रिक्ट हो गई, वो भी बाहर नहीं आ पा रही। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आगे बहुत शार्प है, बहुत शार्प है, इसको इसको सॉरी, इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, देन इंसर्ट करके जो जो क्रेनियम है इसको परफोरेट किया जाएगा, परफोरेट करके इसका साइज छोटा हो जाएगा। जैसे ही साइज छोटा होगा इसको पकड़ के हैंडल को लॉक करके, और जो रिमेनिंग बॉडी है, होल बॉडी है, उसको उसको डिलीवर करवाया जा सकता है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ओके। टू परफोरेट द स्कल बोन, स्कल बोन को, क्योंकि साइज बड़ा है पेशेंट का, इसमें ये यूज लिया जाता है आफ्टर वेंटोस, वेंटोस भी फेल हो जाए, अगर फोर्स ऑफ डिलीवरी भी, फोर वेंटोस आजकल यूज नहीं होता, वेंटोस बंद हो गया, लेकिन फिर भी इलीगल हॉस्पिटल में यूज आता है। देन फोर्स ऑफ डिलीवरी, फोर्स ऑफ डिलीवरी ये भी अगर फेल हो जाए तो यूज लिया जाता है, यूज क्या लिया जाता है, ओल्ड हेम्स, ओल्ड हेम्स इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 20 years फीमेल, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए 20 years फीमेल कम विथ हर स्टेप फादर in gynae outdoor, complain with absence of menses last 2 months and 6 days, last 3 days before she did ultrasound report showing result crowded in cortex, BMI is more than 25, presence of follicular cyst and acanthosis nigricans is present, glucose level is 126, what is priority and first line treatment of this patient। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस वाला क्वेश्चन है। जो एम्स ऐसे क्वेश्चन हमेशा देता है नोट सेट, और हमेशा पूछता है कि उनको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन का पता, क्वेश्चन देख लो क्या है। एक 12-20 साल की एक लड़की है, अपने सौतेले पिता के साथ आती है, कहाँ पे, गायनिक आउटडोर में। कंप्लेन क्या लेके आती है, मैम मुझे 2 महीने 2 months and 6 days हो गए मेंसेस आए हुए, एंड मैंने 3 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाई है, अल्ट्रासाउंड में क्राउडेड दिख रहा है, ओके।
कोटेक्स में ग्लूकोज लेवल 126 mg/dl, व्हाट इज प्रायोरिटी एंड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट। ऐसे पेशेंट के लिए प्रायोरिटी और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आप बताइए। फॉलो प्रिस्क्राइब टैब मेटफिन, मेटफॉर्मिन, क्या उसको बोलेंगे कि फर्स्ट तुम मेटफॉर्मिन लो, देन क्लोमिफेन लो। क्लोमिफेन सिट्रेट जो आती है, जो ओवुलेशन इंडक्शन टेबलेट के नाम से आप सब लोग जानते हो, उसको ये बोलेंगे कि पहले तुम मेटफॉर्मिन लो बिकॉज तुम्हारा आरबीएस है, जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 126 है, पहले तुम उसको ट्रीट करो, देन तुम क्लोमिफेन जो टेबलेट है वो लो। देन बी ऑप्शन में एग्जामिनर पूछ रहा है क्या इसको ऐसे बोलेंगे, वेट फॉर यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव फर्स्ट एंड प्लान फॉर सक्शन इवैक्यूएशन। क्या तुम पहले अपना यूपीटी टेस्ट करो पहले, सबसे पहले, एंड प्लान फॉर सक्शन इवैक्यूएशन, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है की पॉइंट की आप स्टेप फादर के साथ आयो, स्टेप फादर के साथ आयो, तो सबसे पहले तुम तुम्हारा यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव करो एंड प्लान फॉर सक्शन इवैक्यूएशन। क्या उसको ये बोलेंगे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। एंड देन सेकंड थर्ड ऑप्शन है सजेस्ट टू गो होम्योपैथी कंसल्टेशन फर्स्ट एंड देन फॉलो डेली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या उसको ये बोलेंगे कि तुम पहले होम्योपैथी क्लिनिक पे जाओ, वहां कंसल्ट करो एंड देन अपना लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफाई करो। उसको बोलेंगे सबसे पहले वो एलोपैथिक मीन्स आपके पास आइए, आप एक एलोपैथिक नर्सिंग ऑफिसर हो, आपके पास कोई पेशेंट आया है तो आप उसको ये कंसर्न, आपके पास इतना राइट नहीं है कि आप उसको एलोपैथिक में जाने के लिए बोलो, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। डू देन लास्ट ऑप्शन नो नीड टू गो एनीवेयर ओनली वेट रिडक्शन थेरेपी सप्लाई। ओके, वन बाय वन देखते हैं। फॉलो प्रिस्क्राइब टैब मेटफॉर्मिन फर्स्ट एंड क्लोमिफेन सिट्रेट। इसमें दिया हुआ है, एग्जाम ने दिया है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मीन्स फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आएगा तो पेशेंट ओबेस भी है, बिल्कुल सीधी सी बात है, और पेशेंट को ऑप्शन से पहले भी अपन देखते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। ये सब जो जो ये सब बोल रहा है वो है पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। उसमें देखते हैं अपन क्या होता है। ये ओवरी है, इस ओवरी में भी दो पार्ट है, फर्स्ट वन इज ये कोर्टेक्स है एंड दिस इज मेडुला। मेडुला में सेल होती है हिलस सेल, हिलस सेल जो होमोलोगस है किसके, होमोलोगस टू लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल इन टेस्टिस की सेल है लीडिंग सेल, दो सेल होती है सर्टोली सेल और लीडिंग सेल, ये तो पता ही है ना, मेल में दो सेल होती है सर्टोली और लीडिंग सेल, और ओवरी में दो है, दो पार्ट है कोर्टेक्स एंड मेडुला। कोर्टेक्स जो होता है मेन फंक्शनल पार्ट होता है, कोर्टेक्स ये वाला पार्ट होता है जो मेन फंक्शनल पार्ट होता है, मेन फंक्शनल पार्ट यही है। क्या काम होता है इसका, काम क्या होता है, ये ओवरी है, ये इसका पार्ट कोर्टेक्स है, यहीं से फोलिकुलर मैच्योरेशन होता है, यहीं से यही प्राइमरी फोलिकल्स, काम क्या है, प्राइमरी फोलिकल्स जो साइट होती है वो कोर्टेक्स में होती है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, फोलिकल्स जो होते हैं यहीं से मैच्योर होते हैं कोर्टेक्स में ही, और इसी में बोल रहे हैं कोर्टेक्स में कि क्राउडेड मींस यूएसजी करवाया तो क्राउडेड, यहाँ पे ऐसे क्राउडेड 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 वाइटिश वाइटिश ऐसे दिख रहा है, बिकॉज पीसीओडी में क्या होती है छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, यूएसजी में दिखेगा कि वाइट छोटी छोटी सिस्ट बनेगी, तो क्या होगा, क्या होगा, जो फोलिकुलर जो फोलिकुलर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच जो हार्मोन है अपना, वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि फोलिकल्स बन रही नहीं है, यहाँ पे फोलिकल्स बन रही नहीं है क्योंकि फोलिकल्स बनने की जगह तो सिस्ट बने हुए हैं, यूएसजी में शो हो रहा है कि फोलिकल्स बनने की जगह सिस्ट शो हो रहा है। नॉर्मल एफएसएच और एलएच का जो रेशियो है नॉर्मल विदाउट पीसीओएस में 2:1 है, और पीसीओडी में क्या होता है 1:2, एफएसएच और एलएच का रेशियो है 1:2, बिकॉज फोलिकुलर क्यों कम होगा एफएसएच का लेवल, क्योंकि यहाँ पे फोलिकुलर नहीं बन रहा है तो कम होगा लेवल एफएसएच का। ओके,
इसलिए कम होगा। नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप ये रेशो देखो और पीसीओएस में ये वाला रेशो देखो, तो क्या होगा, ऐसे पेशेंट को ऐसे पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आप सबसे पहले जब भी बीएमआई इस पेशेंट का है 25, मोर देन 25, बीएमआई मीन्स ओबेज पेशेंट है, ओबेज पेशेंट है, सीधी सी बात है, पेशेंट का वेट जाता है, ओबेज पेशेंट है। तो ऐसे वाले, ये प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन बता रही हूँ, प्रायोरिटी अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसे वाले पेशेंट में कैसे डायग्नोसिस होगा, यूएसजी करवाएंगे तो कौन सा रूट होगा, इसका यूएसजी होगा टीवीएस, ट्रांसवेजाइनल, टीवीएस सोनोग्राफी होगा, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ये रूट होगा। इसको बोलेंगे कि ओबेस पेशेंट है सबसे पहले तो आप ये सब फॉलो प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन, वेट फॉर यूपीटी टेस्ट एंड सजेस्ट टू, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, सजेस्ट टू होम्योपैथी इसका भी नहीं है। इन दोनों ऑप्शन में हमेशा दो ऑप्शन में कंफ्यूज होता है, मेटफॉर्मिन क्योंकि मेटफॉर्मिन देते हैं, और नो नीड टू गो एनीवेयर ओनली वेट रिडक्शन, पेशेंट ओबेज है तो उसको बोलेंगे पहले तुम अपना वेट कम करो, वेट रिड्यूस करो, देन उसके बाद में जो टैबलेट्स है वो स्टार्ट करना। मेटफॉर्मिन से मेटफॉर्मिन देते हैं, मेटफॉर्मिन और क्लोमिफिन के दोनों का कंबाइंड ट्रीटमेंट देते हैं। मेटफॉर्मिन क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसे पेशेंट में ओबेसिटी भी ज्यादा होती है, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पिक्चर इंडिकेट द बाई मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस, कौन सी ऐसी पिक्चर है इनमें जो यूट्रस के बाई मैनुअल यूट्रस है उसको दोनों साइड से एग्जामिन, बाई मैनुअल मीन्स बोथ साइड से एग्जामिनेशन किया जा रहा है, ऐसी कौन सी पिक्चर है, देखो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो, क्या ये है या ये है, ये है, देन ये है, कौन सी ऐसी पिक्चर है। देखेंगे इसमें क्या है, फर्स्ट पिक्चर में क्या है, ये है यूट्रस, ये पूरा यूट्रस है, इधर ओविरियन ट्यूमर है, ओविरियन ये ओवरी ट्यूमर है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, जो हमेशा एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन देता है, हम सोचते हैं कि हाँ ये बोथ साइड से है, ये पेरिनियम एरिया वाले पे है, ये अब्डोमिनल वाले एरिया पे वो है, और ये सॉरी ये पेरिनियल एरिया है, ये अब्डोमिनल वाला एरिया है, इस पे से अगर एग्जामिन कर रहा है तो ये बाइमेनुअल यूट्रस एग्जामिन कर रहा है। ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये है, ये अब्डोमिन है, दिस इज अब्डोमिन, एंड दिस इज, ये वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा, दिस इज रेक्टम, एंड दिस इज यूट्रस, दिस इज यूट्रस, ये यूट्रस है, इधर ब्लैडर है। तो ये इसमें क्या कर रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कर रहा है बाइमेनुअल रेक्टल, बाइमेनुअल रेक्टल, रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें एग्जामिनर बाइमेनुअल रेक्टल एग्जामिनेशन में ये भी देखते हैं कि किस में एग्जामिन करते हैं, टू डिटेक्ट एनल फिशर, हेमरेट्स, हेमरेट्स एंड फिस्टुला, इनको डिटेक्ट करने के लिए बाइमेनुअल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। देन इसमें एग्जामिनर क्या कर रहा है, रेक्टल भी एग्जामिन कर रहा है और वेजाइनल भी एग्जामिन कर रहा है, वेजाइनल, दोनों दोनों फिंगर रेक्टल, रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहा है इसमें। देन जो क्वेश्चन का आंसर है दिस इज राइट, बिकॉज इसमें ये है यूट्रस, ये यूट्रस और ये है अब्डोमिन, इसमें अब्डोमिन पे प्रेशर रख के इधर से भी एग्जामिन कर रहा है एंड इधर से भी एग्जामिन कर रहा है, तो ये है बाई मैनुअल यूट्रस एग्जामिनेशन। ओके, देन अपने को क्वेश्चन में यही यही बताना था, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए नर्सिंग ऑफिसर इज ऑब्टेनिंग ए हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद सीलियक डिजीज, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज द ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर एक्सपेक्ट व्हेन द पेरेंट्स डिस्क्राइब देयर चाइल्ड स्टोरी। एक पेशेंट है जिसको सीलियक डिजीज है, वो हेल्थ हिस्ट्री है उसकी सीलियक डिजीज की, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि सीलियक डिजीज में क्या होता है, और उसके पेरेंट्स को क्या बताएगा कि सीलियक डिजीज में स्टूल कैसा होगा, ये अपने को पता होना चाहिए, बिकॉज सीलियक डिजीज क्या होती है, सीलियक डिजीज क्या होती है, ग्लूटीन, ग्लूटीन एंट्रोपैथी, एंट्रोपैथी, स्मॉल जो इन्वॉल्वमेंट होता है
स्मॉल इंटेस्टाइन का मोस्टली इन्वॉल्वमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि मोस्टली जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लेयर पे ग्लूटीन के अगेंस्ट, ग्लूटीन जो भी ग्लूटीन प्रोटीन है, ग्लूटीन एक प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है। जब भी ग्लूटीन इनके कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन शो करेगा। रिएक्शन क्या शो करेगा, रिएक्शन शो करेगा लाइक चाइल्ड को अब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, अब्डोमिनल क्रैम्प्स, फीवर होगा, बिकॉज मे बी इन्फ्लामेशन कोज होगा, इधर इन्फ्लामेशन कोज होगा, फीवर होगा, एंड फैट इंडाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। इस टाइप के सिम्टोमेटिक प्रेजेंट होंगे ग्लूटीन जो रेजिस्टेंट जो बच्चे हैं, ग्लूटीन एंट्रोपैथी वाले जो बच्चे हैं उसमें ये सब होगा। तो अटेंडेंट को जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उसको क्या बोलेंगे कि चाइल्ड का स्टूल कैसा होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लार्ज एंड फ्रोदी ग्रीन कलर का होगा, लार्ज पेल फाउल स्मेलिंग होगा, स्मॉल ग्रीन फाउल स्मेलिंग होगा, स्मॉल पेल म्यूकोइड यूट्रस होगा, वो सॉरी म्यूकोइड स्टूल होगा। कौन सा ऐसा स्टूल होगा, स्टूल की कंसिस्टेंसी और स्टूल का कलर और स्मेल कैसी होगी, क्या देखेंगे, क्योंकि स्टूल बहुत चीजों के लिए एग्जामिनेशन किया जाता है, लाइक इन्फेक्शन के लिए, फ्लामेशन के लिए, एंड कोई भी इंटेस्टाइनल डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो सीलियक डिजीज में भी स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है, उसी से पता चलता है कि कौन सी एंटीबॉडी बनी है। मोस्टली IgA एंटीबॉडी का लेवल कम होता है, डिक्रीज लेवल, बिकॉज यही एंटीबॉडी ज्यादा इफेक्ट होती है। इसमें क्या देखेंगे, लार्ज स्टूल पेल फाउल स्मेलिंग, स्टूल का कंसिस्टेंसी वो लार्ज होगा बिकॉज डाइजेशन कम होगा, पेल होगा, पेल इसलिए होगा क्योंकि जो ग्लूटीन है, ग्लूटीन का जो डाइजेशन है वो हो नहीं पा रहा। फाउल स्मेलिंग ये होगा कि फैट अगर बच्चा ले रहा है तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। जैसे ही फैट का डाइजेशन नहीं हुआ, फैट ऐसे कैसे बाहर आई, तो स्मेल बहुत ज्यादा फाउल होगा, फॉल स्मेल होगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर इज लार्ज पेल फॉल स्मेलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a child cannot be given or is not responding to oral chelating agent, parental medication must be used to effectively prepare a child to cope with the painful treatment. What is the priority nursing action? एक पेशेंट है, एक बच्चा है, चाइल्ड कैन नॉट बी रिस्पॉन्डिंग ओरल, ओरल मीन्स ओरल उसको चिलेटिंग एजेंट है, लाइक जैसे कोई भी थेरेपी चल रही है उसको चिलेटिंग एजेंट, लाइक साइनाइड पॉइजनिंग या ऐसे कुछ भी पॉइजनिंग है बच्चे को। चिलेटिंग मीन्स कोई भी कंटिन्यूएशन थेरेपी है, उसमें वो पेशेंट चिलेटिंग ओरल चिलेटिंग एजेंट पे है, ओरल मेडिकेशन ले रहा है, उससे बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो डिसाइड किया गया कि इसको पेरेंटल मीन्स आईवी देंगे, आईवी मेडिकेशन देंगे, उससे मे भी इफेक्टिव आ जाए। तो बच्चे को इस आईवी आईवी मेडिकेशन देने के लिए क्या प्रिपरेशन कैसे बोलेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे आईवी देने के लिए कैनला लगाना पड़ेगा, तो ऐसे छोटे बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पेनफुल ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बात है कि कैनला लगेगा, कैनला लगेगा तो पेनफुल है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ये होगा रोल प्लेइंग विद पपेट ड्रेस एंड हॉस्पिटलाइज पर्सनल टू मिनिमाइज द चाइल्ड फियर ऑफ अनफेमिलियर अडल्ट। मीन्स एक रोल प्ले, पपेट जैसे एक ड्रेस पहनाएंगे, पपेट जैसे एक ड्रेस पहनाएंगे हॉस्पिटल पर्सनल को, और बोलेंगे, और उसको पपेट मतलब बच्चे को अगर पपेट ये दिखते हैं तो बच्चे थोड़े खुश हो जाते हैं, बच्चे थोड़े खुश हो जाते हैं, जैसे कार्टून जैसा या कुछ और पपेट, ठीक है। देन उसको ये करेंगे बी ऑप्शन में, एक्सप्लेन द रेशनल फॉर द इंजेक्शन सो द चाइल्ड डज नॉट व्यू देम एज पनिशमेंट फॉर बैड बिहेवियर। क्या बच्चे को ये बोलेंगे, ये बताएंगे बच्चे को, उसको समझाएंगे कि तुम्हारा बैड बिहेवियर है, उसका पनिशमेंट है, उसका पनिशमेंट दे रहे हैं हम तुम्हें,
कि तुम्हें कैनला लगाना पड़ेगा और तुम्हें आईवी ड्रग देनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को पनिशमेंट का मतलब नहीं पता होगा, बच्चे को बच्चे को रैशनल नहीं समझाना, क्योंकि बच्चे को समझ में आएगा नहीं और बच्चा ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और डिप्रेशन में जा सकता है। देन थर्ड ऑप्शन देखेंगे, रोटेटिंग द इंजेक्शन साइट एंड एडिंग प्रोकैन टू चिलेटिंग एजेंट टू लेस डिस्कम्फर्ट। मीन्स आप बच्चे को कैनला लगा रहे हो, ये बच्चे का हाथ है, यहाँ बच्चे को कैनला लग रहा है, तो आप बोल रहे हो कि आईवी ड्रग देंगे, तो साइड को बार बार रोटेट, मीन्स कभी कभी बच्चे को यहाँ कैनला लगा, कभी यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, आईवी प्रोकेन प्रोकेन देंगे, मीन्स जो 2% लिग्नोकेन होता है, 2% लिग्नोकेन होता है, आप बोल रहे हो कि वो देके बच्चे को जिस जगह कैनला लगेगा उस जगह बच्चे को सुन करके बच्चे को आप कैनला लगा सकते हो और साइड को रोटेट कर सकते हो, जिससे डिस्कम्फर्ट कम होगा। क्या ये होगा बच्चे को? ये करेंगे उसके साथ? ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। देन लास्ट ऑप्शन देखते हैं, थेरेप्यूटिक प्ले यूजिंग ए निडल लेस सिरिंज एंड ए डोल बिफोर थेरेपीज इनिशिएटिंग एंड आफ्टर रिसीविंग ईच इंजेक्शन। सबसे अच्छा ऑप्शन है, देखो छोटा बच्चा है, ओरल चिलेटिंग एजेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बच्चे को पता है कि अपने को पता है बच्चे को आईवी मेडिकेशन देनी होगी, तो बच्चे ने अगर फर्स्ट टाइम सिरिंज देखी, फर्स्ट टाइम नीडल देखी, तो बच्चा बहुत डरेगा। इससे अच्छा है थेरेपेटिक प्ले। मीन्स थेरेपेटिक प्ले में क्या होता है, बच्चे को थोड़े टाइम ऑब्जेक्ट के साथ खेलने दो। निडल लेस सिरिंज, ये सिरिंज है, इसके आगे निडल है, बच्चे को निडल निकाल के सिरिंज देंगे कि तुम थोड़ी देर इसके साथ खेलो। जैसे ही बच्चा सिरिंज के साथ खेलेगा, उसका ऑटोमेटिकली जो फियर है वो कम होगा, बच्चा सोचेगा कि अब की बार भी मेरे साथ खेलने ही आया, इस बार भी इस बार भी खेलने आए हैं, तो उस टाइम पे बच्चे का फियर कम होगा, बच्चे के हाथ में कैनुला लगाया जा सकता है और बच्चा आराम से लगवा भी लेगा। दोनों टाइम, आफ्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर रीच ईच इंजेक्शन, बच्चे को पहले निडल देंगे कि तुम इससे खेलो, ये तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं करेगी। तो ऐसे ऐसे बच्चे को इस टाइप से टैकल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 20 weeks of primary gravida come at the women health clinic, tell the nurse she has fatigue, weakness, hemoglobin reports is 7.2 gram per dl and gastric irritation, on duty nurse seeing last 10 days before my all the priority nursing action। ओके, 20 वीक की एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो बोल रही है कि शी हैज फटीग, वीकनेस, हीमोग्लोबिन लेवल इतना है इसका, गैस्ट्रिक इरिटेशन भी है इसको, ड्यूटी लास्ट 10 दिन, ड्यूटी नर्स सीइंग लास्ट 10 डेज बिफोर, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा? इंक्रीज द डोज ऑफ ओरल आयरन, क्या ये करेंगे? Continue take oral iron and increase intake of jaggery. Need to hospitalize this condition. What is then prepare of IV hydroxide sucrose. Need to arrange PRBC and transfer. सबसे पहले देखेंगे वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक प्रेग्नेंट लेडी है, 20 वीक्स की प्रेग्नेंट है, गायनी ओपीडी में आती है, क्या कंप्लेन लेके? मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, फटीग, वीकनेस, मेरा हीमोग्लोबिन लास्ट रिपोर्ट करवाई थी तो 7.2 था, मुझे गैस्ट्रिक इरिटेशन भी है। देखो सबसे पहले देखते हैं आयरन। आयरन की प्रेगनेंसी में कितनी रिक्वायरमेंट होती है? नॉर्मल होती है 28 ग्राम्स पर डे। नॉर्मल जो बिना विदाउट प्रेगनेंसी जो वुमेन है उसको नॉर्मल इतनी नीड होती है। ओके, देन प्रेगनेंसी में कितनी होगी? 32 प्लस कर देंगे, मीन्स 50 ग्राम पर डे। एंड लैक्टेशन में कितनी नीड होगी? लैक्टेशन में होगी 2 ग्राम, मीन्स 2 + 28, 30 ग्राम पर डे। प्रेगनेंसी में ज़्यादा नीड होती है, आयरन की। देन इसमें देखेंगे आयरन सबसे ज़्यादा लॉस सबसे ज़्यादा कौन से सोर्स से होगा? स्वेट से 5 ग्राम मंथली लॉस हो सकता है आयरन। डेली रिक्वायरमेंट होती है, एक डेली वर्किंग वूमेन है,
उसको डेली आयरन की कितनी नीड होगी, 15 ग्राम 15 mg पर डे। अगर वो आयरन इतना नहीं लेती है तो लॉस कितना होगा डेली, 1.5 mg पर डे। इतना आयरन लॉस होगा, इतना आयरन लॉस होगा। आयरन की जो एलिमेंट आयरन की जो फॉर्म होती है, एलिमेंट आयरन की फेरिक एसिड फेरस फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में होता है। अगर आयरन यूज नहीं आ रहा तो आयरन का जो स्टोरेज फॉर्म है वो ट्रांसफेरेटिन फॉर्म है, ट्रांसफेरेटिन ट्रांसफेरेटिन फॉर्म है आयरन। ओके, देन आयरन का जो डाइट्री डाइट्री में देखते हैं रिचेस्ट सोर्स क्या है, फिश लीवर, फिश लीवर। सेकंड देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज फिश लीवर। सेकंड प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। थर्ड प्रायोरिटी है ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड फिश लीवर एंड जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़। ऑप्शन में देखते हैं इंक्रीज द डोज ऑफ ओरल आयरन। ओरल आयरन डोज क्यों इंक्रीज करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी शी इज हैविंग गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन है उसको, तो ओरल आयरन हमेशा कोज करता है गैस्ट्रिक इरिटेशन, इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन को देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे तो आयरन गैस्ट्रिक इरिटेशन ज्यादा करेगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन ज्यादा होगा तो वॉमिट ज्यादा होगी। ठीक है, कंटिन्यू टेक ओरल आयरन एंड इंक्रीज इनटेक ऑफ जैगरी। कंटिन्यू ओरल आयरन, पेशेंट का हीमोग्लोबिन है 7.2 और आप पेशेंट को बोलोगे माता जी आप घर चले जाओ, जाके अच्छे से गुड़ खा लेना और आप जो टैबलेट ले रहे हो वो लेते रहो, कुछ नहीं होगा। ऐसे करोगे तो बच्चे अबॉर्शन होने के चांसेस है, आईयूजीआर होने के चांसेस है। ओके, थर्ड ऑप्शन देखेंगे नीड टू हॉस्पिटलाइज दिस कंडीशन व्हाट इज एंड प्रिपेयर फॉर आईवी हाइड्रोक्साइड सुक्रोज। पेशेंट 20 वीक की प्रेग्नेंट है, उसमें उसमें अगर आप बोल रहे हो, पेशेंट को बोलोगे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, आपको आईवी थेरेपी लगा देते हैं। आईवी थेरेपी लगाने से एक 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 बार आईवी आयरन आईवी आयरन लगाने से 1 ग्राम पर वीक इंक्रीज हो सकता है आईवी आयरन से, आईवी आयरन लगाने से। आपको ये पता होना चाहिए नीड टू अरेंज पीआरबीसी एंड ट्रांसफ्यूज। अभी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ट्रांसफ्यूज करना पड़े, आपको पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करना पड़े। ऑप्शन में ये भी नहीं होगा बिकॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन ज्यादा करेगा। ऑप्शन में कंटिन्यू टेक ओरल आयरन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में बोलेंगे थर्ड ऑप्शन में कि नीड टू आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और आपको आईवी आपको आईवी हाइड्रोक्साइड जो सुक्रोज होता है, जो कॉमन फॉर्म होती है आयरन की, वो आपको आईवी लगा देते हैं। सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन रेट इसी आयरन की, हाइड्रोक्साइड सुक्रोज की। नीड टू अरेंज पीआरबीसी ये अभी नहीं, नीड नहीं है बिकॉज यही अगर कंडीशन 7.2 अगर एचबी 7 अगर 36 वीक पे होता तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि आईवी लगाते, बट 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है, आप आईवी देके 1 मंथ वीकली आईवी देके 4 ग्राम आयरन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी में आयरन का कितना, प्रेगनेंसी में एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कितना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में लेस देन 11 ग्राम पर डीएल होगा। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच और आईसीएमआर आयरन के 4 फॉर्म होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। वेरी सीवियर माइल्ड में होगा, माइल्ड में होगा माइल्ड में होगा 10 to 10.9, यही रीडिंग ग्राम पर डीएल, यही आईसीएमआर की होगी 10 से लेकर 10.9। देन मॉडरेट में होगा, मॉडरेट में होगा 9 to ओके सॉरी 7 to 9.9, ये ग्राम पर डीएल, ये डब्ल्यूएचओ की होगी। 7 to 10 ये आईसीएमआर की होगी। सीवियर में क्या होगा, सीवियर में होगा लेस देन 7 ग्राम पर डीएल, सीवियर में होगा। वेरी सीवियर में होगा लेस देन
4 ग्राम पर डीएल, ये आयरन के फॉर्म में हमेशा पूछा जाता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। माइल्ड, माइल्ड में होगा 10 से लेके 10.9 ग्राम पर डीएल, मॉडरेट में होगा 7 to 9.9 ग्राम पर डीएल अकॉर्डिंग टू WHO, और अकॉर्डिंग टू ICMR ये होगा 7 to 10 ग्राम पर डीएल। सीवियर में होगा लेस देन 7, वेरी सीवियर में होगा लेस देन 4। ओके, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फीमेल चाइल्ड बोर्न, 10 दिन पहले एक बच्चा बोर्न हुआ है, हेल्दी अप्रोप्रिएट वेट एंड हाइट, वेजाइनल सिक्रेशन इज वेरी स्मॉल अमाउंट, आस्क टू नर्सिंग ऑफिसर द इन्फेक्शन आर सेंट टुवर्ड्स व्हिच आंसर गिवन। एक पेशेंट है, आप क्वेश्चन में देखो, बच्चे क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, एक फीमेल चाइल्ड है जो 10 दिन पहले बोर्न हुआ है, जो 10 दिन पहले, एक फीमेल चाइल्ड है जो 10 दिन पहले पैदा हुआ है, हेल्दी अप्रोप्रिएट, बच्चे का वेट एंड हाइट बिल्कुल हेल्दी है, कोई कोई इसमें ये नहीं है कि LBW है या शॉर्ट हाइटेड बच्चा है। वेट भी बच्चे का 2.5 to 3 है और हाइट भी 50 सेंटीमीटर है। ओके, वेजाइनल सिक्रेशन इज वेरी स्मॉल अमाउंट, वेजाइनल सिक्रेशन प्रेजेंट है। नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे है, मदर पूछ रही है, मदर नर्सिंग ऑफिसर से पूछ रही है क्या सर ये जो इन्फेक्शन है, जो सिक्रेशन प्रेजेंट है, क्या उसकी वजह से इन्फेक्शन ऊपर पहुंच सकता है, बच्चे के यूट्रस तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर क्या आंसर देगा ऐसे क्वेश्चन का? अगर मदर आपसे पूछती है तो आप क्या आंसर दोगे? आप एम्स में पोस्टेड हो, क्या आंसर दोगे? आप मदर को बोलोगे, आप मदर को बोलोगे यस यू आर द राइट, यू आर राइट, दिस बेबी इज हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। यू आर राइट, दिस बेबी इज हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्या ये बोलोगे? दिस टाइम द वेजाइनल pH इज स्ट्रांगली अल्कलाइन, मे बी पॉसिबिलिटी फॉर वेजाइनाइटिस, क्या ये बोलोगे? द pH इज स्ट्रांगली एसिडिक, नो नीड टू वरी अबाउट इन्फेक्शन, क्या ये बोलोगे? द डोडलाइन बेसिलिन सिक्रेशन इज एब्सेंट, क्या ये बोलोगे? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। 10 दिन का बच्चा है, एक फीमेल चाइल्ड 10 दिन की बच्ची है, वो अप्रोप्रिएट, अच्छा वेट, अच्छी हाइट, सब कुछ है, वेजाइनल सिक्रेशन प्रेजेंट है, तो मदर पूछ रही है इन्फेक्शन होने की फुली चांसेस है, तो मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? मदर के आंसर, मदर क्वेश्चन कर रही है, मदर को आप बोलोगे कि क्या बच्चे को बहुत ज्यादा चांसेस है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, दिस टाइम वेजाइनल, सेकंड ऑप्शन है दिस टाइम द वेजाइनल pH इज स्ट्रांगली अल्कलाइन, ये भी बिल्कुल गलत है। मदर को ये भी नहीं बोलेंगे कि हाईएस्ट चांस है, क्यों नहीं बोलेंगे वो मैं बताऊंगी आपको। द डोडलाइन बेसिलस सिक्रेशन इज एब्सेंट, ये भी नहीं बोलेंगे बच्चे को। द pH इज स्ट्रांगली एसिडिक, नो नीड टू वरी अबाउट इन्फेक्शन, ये करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज क्यों? बच्चा है, बर्थ से, बर्थ टू 10 to 14 डेज तक, 10 to 14 डेज तक मदर का जो ईस्ट्रोजन लेवल है, मदर का ईस्ट्रोजन जो लेवल है वो हाई होता है, क्योंकि मदर का एस्ट्रोजन लेवल बच्चे में ट्रांसफर होगा, तो तो पीएच होगी एसिडिक, एसिडिक। 10 से 10 to 40, बर्थ टू 2 वीक, बर्थ 2 वीक्स में बोल सकते हैं, तो पीएच होगी एसिडिक, मीन्स 4 to 5 पीएच होगी इसकी। देन इसमें डोडलिन बेसिली वो है, वो डोडलिन जो बेसिलाई है वो प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट होंगी, जब भी तो पीएच एसिडिक होगा। अपना जो नॉर्मल फ्लोरा है वो डोडलिन बेसिलाई है, ये प्रेजेंट है तो पीएच नॉर्मल है, और ये प्रेजेंट है किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन की वजह से, ये प्रेजेंट है ईस्ट्रोजन की वजह से। देन देखते हैं ईस्ट्रोजन, देन आता है प्री प्यूबर्टी, प्री प्यूबर्टी ईस्ट्रोजन बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा, पीएच होगी एल्केलाइन, एल्केलाइन, डोडलिन बेसिलाई एब्सेंट, एब्सेंट होगी। देन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में अपीयर होगा, अपीयर, जस्ट अपीयर, अपीयर होगा ईस्ट्रोजन,
प्यूबर्टी में एस्ट्रोजन अपेयर होगा, ये एल्किलाइन से एसिडिक में कन्वर्ट होने लगेगी धीरे धीरे, एंड डोडेलाइन बेसिलाई अपियर होगी। देन रिप्रोडक्टिव एज में ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव होगा, स्ट्रांगली प्रेजेंट होगा, तो पीएच एसिडिक होगी 4 to 5 होगी। देन डोडेलिन बेसिली भी प्रेजेंट होंगे, स्ट्रांगली प्रेजेंट होगा, स्ट्रांगली जो लेवल है वो ज्यादा होगा। देन मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बिल्कुल कम होगा, ईस्ट्रोजन का जो लेवल है बिल्कुल कम होगा, एंड जैसे ही कम होगा पीएच एल्किलाइन हो जाएगी और डोडेलिन बेसिली भी एब्सेंट हो जाएगी। इसलिए बच्चे को बोलेंगे कि बच्चा 10 दिन का है, ऐसे वाले बच्चे में तो पीएच स्ट्रांगली एसिडिक होगी। जैसे ही बच्चे की वेजाइनल पीएच एसिडिक होगी, इन्फेक्शन असेंड नहीं कर सकता, ऊपर इंफेक्शन मूव नहीं कर सकता, बिकॉज एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण बैक्टीरिया या वायरस को वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बस यही क्लास है आज अपनी, इसको अच्छे से देखना, ट्यूशन को एक बार करना, होपफुली नोट सेट में आ जाए। और ऐसे प्रायोरिटी बेसिक क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे बनते हैं, मोस्टली मैंने ऑप्स के क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ऑप्स में ही होते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।